नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत नाटक लिखने का व्याकरण। नाटक की परिभाषा। साहित्य में एक नाटक लिखा संवाद या तो गद्य या कविता के प्रदर्शन के माध्यम से काल्पनिक या गैर काल्पनिक घटनाओं का चित्रण है। यह अरस्तू का कहना है। विजय तेंदुलकर ने कहा है, नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। भारतीय परंपरा में नाटक। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति दृश्यता की ओर अग्रसर होने से ग्रहण करता है। साहित्य की कई विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि, जो अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं। वही एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जब तक उस नाटक का मंचन हमारे सामने नहीं आता, तब तक वह संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्वों को भी अपने भीतर समेटे हुए है। नाटक में समय का बंधन। नाटककार को नाटक में समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय पर ही संपूर्ण नाटक निर्भर होता है। एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक समय सीमा में ही पूरा करना पड़ता है। नाटक को हमेशा वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। अन्य विधाएं हम कभी भी पढ़ते समय बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, पर नाटक के मंचन में ऐसा संभव नहीं है। नाटककार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि चरित्र का पूर्ण विकास हो और दर्शक जितनी देर नाटक को देख सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। नाटक के 3 अंक होते हैं, जिसको ध्यान में रखकर समय विभाजन करना आवश्यक होता है। हर अंग की अवधि कम से कम 48 मिनट ही होनी चाहिए। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है शब्द। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। भारतीय नाट्य शास्त्रों में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से इसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या उसका चित्रण करते हैं, जिस कारण इसे वर्णित है या नैरेटिव विधा कहते हैं। कहानियां उपन्यास में वर्णित घटित होता है, पर नाटक में वही कहानी हमारी आंखों के सामने घटित होती है। नाटक और कविता के लिए शब्द विशेष महत्व रखते हैं। ये शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता नाटक के निकट प्रतीत होती है। इस आधार पर
कहा जा सकता है कि एक कवि एक सफल नाटककार भी हो सकता है। नाटक के तत्व। नाटक के 6 तत्व होते हैं। 1 कथावस्तु, 2 पात्र और चरित्र चित्रण, 3 वातावरण, 4 संवाद, 5 भाषा शैली और 6 उद्देश्य। नाटक का पहला तत्व होता है कथावस्तु। नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटना, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़े, यह कला उसे अवश्य आनी चाहिए। नाटक का दूसरा तत्व है संवाद। नाटक में सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। दूसरी विधाओं में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बिना नाटक का काम नहीं चल सकता। नाटक में तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में बहार जैसे तत्व जरूरी है। इसके लिए विरोधी विचारधाराओं का संवाद आवश्यक है। इसके लिए नायक, प्रतिनायक, सूत्रधार आदि की परिकल्पना भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में की गई है। संवाद अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक, दृश्यात्मक हो तथा संवादों के पीछे निहित अन्य लिखे और अनकहे संवादों की ओर ले जाने वाला हो। जिस नाटक में जिसकी जितनी संभावना होती है, वह नाटक उतना ही सफल होता है। उदाहरण के लिए हैमलेट का प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक पर सही है। नाटक का तीसरा तत्व चरित्र है और चौथा वातावरण। नाटक में प्रस्तुत चरित्र सपाट, सतही और टाइप्ड नहीं होने चाहिए। साथ ही नाटक के चरित्र को कहानी के विकास में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इनके द्वारा प्रस्तुत संवाद शब्दों के ढेर न होकर ऐसा लगना चाहिए मानो यह पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी हो। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। नाटक के दो चरित्र जब आपस में भी मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथाशक्ति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मजे की बात यह है कि जिस नाटक में इस प्रकार की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। नाटक के तत्वों में भाषा का अपना महत्व है। संवाद की भाषा सहज और सरल होनी चाहिए।
जो दर्शकों के मर्म को छू सके। यदि संवाद तत्सम और क्लिष्ट भाषा में भी हो तो भी वे स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार स्वाभाविक ही जान पड़ते हैं। ऐसे में दर्शक तक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होती। वर्तमान समय में नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई विकल्प मौजूद हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों का ढांचा, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं, लोक नाटकों का एक रूप है जिसमें कोई लिखित आदेश नहीं है और सब कुछ मौखिक प्रक्रिया के अंतर्गत घटित होता है। पारसी नाटकों का शिल्प शेर व शायरी, गीत, संगीत और अतिरंजित शब्दों पर आधारित होता है। यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो गद्य पर आधारित होता है। इनके अलावा नुक्कड़ नाटकों की अपनी अहमियत होती है। यह नाटककार को तय करना होता है कि वह इसमें से किस शैली को चुने अथवा विभिन्न विकल्पों के मिश्रण से एक नई शैली तैयार करें या इन्हें छोड़कर एक नया शिल्प तैयार कर लें। यद्यपि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, परंतु पहले से ही तय शिल्प में किसी कहानी को समानियोजित कर पाना कठिन होता है।